नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ रहे हैं और इसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको लास्ट क्लास तक एंट्रोपी जो है विभिन्न प्रकार के सिस्टम्स की है ना, विभिन्न कंडीशंस में आपको मैंने करा दी थी। आइए आज की क्लास में पढ़ेंगे आप कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन कार्नोट साइकिल आप पढ़ेंगे टीएस डायग्राम में। वो तो कार्नोट साइकिल जो आपने अभी तक पढ़ा था वो तो पीवी कर्व था, लेकिन ये होगा टीएस कर्व। ठीक है, तो हेडिंग डालो कार्नोट साइकिल इन टीएस डायग्राम। ठीक है जी, टीएस डायग्राम भी कह सकते हो और टीएस कर्व भी कह सकते हो। कार्नोट साइकिल आपको किस में पढ़ना है, टीएस डायग्राम में या टीएस कर्व में। तो सबसे पहले तो आप देखो जो आपका कार्नोट साइकिल था वो पीवी डायग्राम में आपने पढ़ा था या पीवी कर्व के रूप में आपने पढ़ा था। इस एक्सिस पर आप प्रेशर लेते थे, इस एक्सिस पर वॉल्यूम लेते थे, और आपने देखा था कार्नोट साइकिल कुछ इस तरीके का साइकिल था। ठीक है जी, इस तरीके का है ना। ठीक है जी, इस तरीके का साइकिल था आपका। जैसे ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ए से बी पर, ठीक है, ए से बी पर जब सिस्टम जाता था तो इस प्रोसेस को बोलते थे आइसोथर्मल एक्सपेंशन। कार्नोट डायग्राम या कार्नोट साइकिल तो मैं कई बार बना चुका हूँ, है ना, तो इसलिए कई बार आप रिवीजन ही है एक तरीके का आपका। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है समतापीय प्रसार, और बीसी क्या होता है, ये है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर देखो ये था आइसोथर्मल कंप्रेशन, इसे बोलते हैं रुद्धोष्म प्रसार, इसे बोलते हैं समतापीय संपीड़न, और ये है आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, यानी रुद्धोष्म संपीड़न। तो इस तरीके से आपने पढ़ा था। ठीक है, ये क्या है, कार्नोट साइकिल है ऑन पीवी कर्व या पीवी डायग्राम। ठीक है, लेकिन अब आपको पढ़ना है कार्नोट साइकिल इन टीएस डायग्राम। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। इसका मतलब जो कार्नोट साइकिल है ना वो आपको टीएस डायग्राम में बनाना है। यानी एक एक्सिस पर टेम्परेचर ले रहे हो और एक एक्सिस पर क्या ले रहे हो, एस यानी कि एंट्रोपी। कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक्सिस पर क्या लिया, प्रेशर, और एक एक्सिस पर क्या लिया आपने, टेम्परेचर। वो प्रेशर नहीं, एक एक्सिस पर टेम्परेचर लिया और दूसरे पर क्या लिया, एंट्रोपी। तो मैं आपको बता दूं टी क्या है, टेम्परेचर। ठीक है जी, और एस क्या है, एस है आपका एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी क्या है, पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर है। तो यहां पर जो कार्नोट साइकिल बनेगा उसे ही आप कहेंगे कार्नोट साइकिल इन टीएस डायग्राम। देखो सबसे पहला प्रोसेस कौन सा है, सबसे पहला प्रोसेस है आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है जी, क्या नाम है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और ये जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है यानी समतापीय प्रसार है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आपको एक बात पता है, टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है जी, टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। बिल्कुल सही बात है। और ध्यान दो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन तब हो रहा है जब हीट ली जा रही है। आपको याद है जब मैंने कार्नोट इंजन पढ़ाया था, हीट इंजन, तो मैंने बताया था ए से बी तक आइसोथर्मल एक्सपेंशन तब होता है जब आप सिलेंडर को सोर्स के ऊपर रख देते हैं। तो इसका मतलब है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट ली जाती है। ठीक है, तो यानी टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा और जो हीट है वो ली जाएगी, इज टेकन। ठीक है, हीट टेकन होती है मतलब ली जाती है, और जब हीट ली जाएगी तो आप खुद बताओ
देखो एंट्रोपी का फॉर्मूला जानते हो ना, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही तो होता है, ds बराबर dq अपॉन टी। ठीक है जी। तो हीट इज टेकन एट टेम्परेचर T, इस टेम्परेचर पर हीट ली जाती है। तो आप देख के बताओ यदि dq बढ़ रहा है, भाई हीट ली जा रही है तो dq बढ़ेगा या नहीं, हीट बढ़ेगी, और हीट बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है, किसमें, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। तो T तो कांस्टेंट रहता है, और यहाँ से निष्कर्ष निकला कि जो S है वो इंक्रीजेस। क्लियर है ना? S क्या होता है, बढ़ता है। तो आप देख के बताओ, इस एक्सिस पर आप क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर, और दूसरे एक्सिस पर क्या ले रहे हैं, एंट्रोपी। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंट्रोपी बढ़ रही है, तो ग्राफ में बताओ कौन सी लाइन आएगी। तो लाइन बताओ कैसी होगी। मैंने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट है और एंट्रोपी कैसी है, बढ़ेगी। तो लाइन कैसी होगी, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट कब रहेगा, यानी यदि ग्राफ वाई एक्सिस पर ना चले बिल्कुल भी, टेम्परेचर कांस्टेंट तभी तो रहेगा। तो इसका मतलब है इस तरीके से देखो, ग्राफ सेम है, मान लो, है ना, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, मान लो T है, तो ग्राफ ऊपर भी नहीं चल रहा, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, ग्राफ नीचे भी नहीं चल रहा, इसका मतलब टेम्परेचर घट भी नहीं रहा, क्योंकि टेम्परेचर कैसा रहता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये ए बी लाइन यानी आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए यहाँ पे तो ऐसे था, किसमें, जब पीवी डायग्राम पे आप बात करते हो, ये क्या है, पीवी डायग्राम, ठीक है जी। लेकिन जब टीएस डायग्राम पे आप बात करते हो, ये कौन सा डायग्राम है, टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम कब मिला है, जब वाई एक्सिस पर टेम्परेचर लिया है और एक्स एक्सिस पर क्या लिया है, एंट्रोपी। ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है और हीट ली जा रही है, हीट ली जा रही है, तो एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी, तो एंट्रोपी बढ़ने का मतलब है ग्राफ आगे की ओर चलना चाहिए। तो देखो ए से बी तक ग्राफ आगे की ओर चल रहा है, नहीं चल रहा है, ग्राफ आगे की ओर चल रहा है, इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है। तो जो रिजल्ट हमें मिल रहा था कि टी कांस्टेंट है, तो इसलिए लाइन ए बी ना वाई एक्सिस पे और ना एक्स एक्स वो ना वाई एक्सिस पे ऊपर ना नीचे, कहीं नहीं चलेगी, सेम रहेगी, क्योंकि टी कांस्टेंट रखना है। और एस बढ़ रहा है, हमें पता चला है, क्योंकि हीट ली जा रही है, और जब एस बढ़ेगा तो ग्राफ आगे की ओर चलेगा। इसका मतलब है पीवी डायग्राम में जो ग्राफ ए बी ऐसे आ रहा था, ग्राफ का पार्ट, मतलब ये जो साइकिल है कार्नोट साइकिल, उसका जो पहला पार्ट है ए बी, वो ऐसे आ रहा था, तो इसमें कैसे आएगा, इस तरीके से। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद देखो नंबर सेकंड प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा प्रोसेस लिखता हूँ मैं। देखो दूसरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, क्या नाम है इसका, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है जी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन यानी रुद्धोष्म प्रसार। तो देखो एडियाबैटिक है ये प्रोसेस, जब एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, तो डी क्यू तो जीरो होगा, बता रखा है ना, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच, तो डी क्यू जीरो होगा। और आप देख के बताओ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी। जब डी क्यू जीरो तो डी एस भी कितना, जब डी क्यू जीरो तो डी एस भी जीरो। इसका मतलब एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब एंट्रोपी कैसी रहती है, कांस्टेंट। ठीक है जी, एंट्रोपी तो कांस्टेंट है, लेकिन हीट तो मिल नहीं रही बाहर से, है ना, लेकिन एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है मतलब वर्क कर रहा है पिस्टन जो है। तो वर्क करने के लिए एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी से ली जाती है ना। जो सिस्टम है वर्क करने के लिए एनर्जी कहाँ से लेता है, ये पढ़ा रखा है पहले फर्स्ट यूनिट में, इंटरनल एनर्जी से। इसी कारण सिस्टम की इंटरनल एनर्जी घट जाती है, और इंटरनल एनर्जी घट जाती है तो टेम्परेचर भी घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। ठीक है जी, टेम्परेचर डिक्रीजेज। जब टेम्परेचर घटेगा, ठीक है, तो ग्राफ
नीचे की ओर चलेगा। ठीक है, ए से बी तक गए और बी से सी तक जाना है, तो वहाँ तो ग्राफ ऐसे था, यहाँ पर ऐसे होगा। देख लो चाहे, नीचे की ओर चलने का मतलब है टेम्परेचर का घटते जाना। ठीक है, और ग्राफ आगे नहीं चल रहा है, इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ भी नहीं रही, ग्राफ पीछे भी नहीं चल रहा है, इसका मतलब एंट्रोपी घट नहीं रही, क्योंकि एंट्रोपी कैसी रहती है, कांस्टेंट। तो टी तो घटता है, इसलिए ग्राफ नीचे चल रहा है, और एस कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसलिए ग्राफ, ठीक है, ना आगे चल रहा ना पीछे चल रहा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो बी सी भी हमने बना दिया है, जो पीवी डायग्राम में इस तरीके से था, तो यहाँ पर रहेगा ये इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक का भी स्क्रीनशॉट लो। नंबर 3 प्रोसेस पे चलते हैं फिर। ठीक है जी, तो इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो नंबर 3 प्रोसेस आप देख सकते हैं कौन सा है, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है जी, आइसोथर्मल कंप्रेशन में आप देखो ये कंप्रेशन हो रहा है यानी संपीड़न हो रहा है। कंप्रेशन यानी संपीड़न मैंने आपको बताया। और देखो एक बात सुनो, जो कंप्रेशन है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, सी से डी तक। तो आपको एक बात तो पता है आइसोथर्मल है, एक बात तो आपको आराम से चलेगी कि आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो एक बात तो यही है कि टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि आइसोथर्मल है, भले ही कंप्रेशन हो, एक्सपेंशन हो, कुछ भी हो। अब कंप्रेशन है ये, तो देखो कंप्रेशन है ना, तो एक्सपेंशन में आपको पता है पिस्टन के द्वारा वर्क किया जाता है, मतलब सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाता है, और कंप्रेशन में सिस्टम पर वर्क किया जाता है। ठीक है, जब सिस्टम पर वर्क किया जाएगा तो आपको मैंने बताया था कि इस प्रोसेस में सी से डी तक जो सिलेंडर है उसे सिंक पे रखते हैं, और सिंक पे रखने का मतलब पता है क्या है, सिंक पे रखने का मतलब हीट दी जाती है। ठीक है, हीट दी जाती है, क्लियर है ना। तो हीट दी जाएगी, और जब हीट दी जाएगी तो हीट क्या होगी, मैं लिख देता हूँ, हीट इज गिवन आउट। ठीक है, हीट दी जाएगी, बाहर निकलेगी हीट सिस्टम से, सिंक में चली जाएगी। तो जब हीट, इसका मतलब क्या है, जो डी क्यू है, ठीक है भाई, यानी चेंज इन हीट जो है वो कैसा होगा, घटेगा। ठीक है ना। और जब डी क्यू घटेगा तो आप जानते हो डी एस बराबर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू अपॉन टी। डी क्यू घट रहा है तो डी एस भी घटेगा, इसका मतलब डी एस भी घटेगा। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब है, मतलब डी एस, देखो डी क्यू घट रहा है, ठीक है, तो डी एस घट रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है। डी एस के कम होने का क्या मतलब है, चेंज के कम होने का क्या मतलब है, घटना। इसका मतलब जो है ना, एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज। तो एक तो ये बात और एक ये बात, एंट्रोपी घटेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो बताओ सी से डी तक जाना है, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट तब रहेगा जब ये सीधा चले। तो ग्राफ सीधा चलता है, ठीक है, देख लो चाहे भाई, सी से डी तक आने में ग्राफ ना ऊपर चला तो ना टेम्परेचर बढ़ा, ना ग्राफ नीचे चला तो ना टेम्परेचर घटा। लेकिन एंट्रोपी तो घट रही है, और घटने का मतलब पता है क्या है, पीछे की ओर चलना। यदि ग्राफ पीछे की ओर चलता है तो इसका मतलब एंट्रोपी क्या हो रही है, घट रही है। तो देखो सी से डी की ओर ग्राफ पीछे की ओर ही तो चल रहा है। तो ये बात सी से डी तक मैंने बनाया ग्राफ, और ये बात आपको समझाई तब बनाया, ये कारण था, इसी कारण ग्राफ पीछे की ओर चला। क्लियर है। तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ बस ये लैंग्वेज में लिखी जानी है, तो वो तो आपको पीडीएफ नोट्स मिल ही रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, यदि आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो नंबर 3 है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। फिर नंबर 4 की ओर चलते हैं। इसके बाद देखो ये था आइसोथर्मल कंप्रेशन, और इसके बाद क्या है, देखो बोर्ड पर उधर, एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्या है, नंबर 4, एडियाबैटिक कंप्रेशन।
एडियाबैटिक कंप्रेशन, देख रहे हो एडियाबैटिक कंप्रेशन है। देखो एडियाबैटिक है, ये बात तो क्लियर हुई। तो एडियाबैटिक है तो हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। और डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी, जब डी क्यू जीरो तो डी एस भी जीरो। चेंज जीरो है एंट्रोपी में, तो एंट्रोपी कैसी रहेगी, कांस्टेंट, एंट्रोपी नहीं बदलेगी। ठीक है जी, क्लियर है। और देखो एडियाबैटिक कंप्रेशन है, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में देखो एक्सपेंशन में यहाँ टेम्परेचर क्या हो रहा था, घट रहा था एडियाबैटिक में। ठीक है, क्योंकि एडियाबैटिक में हीट तो बाहर से मिलती नहीं और यहाँ सिस्टम वर्क कर रहा था। लेकिन कंप्रेशन में सिस्टम पर वर्क किया जाता है, और जब सिस्टम पर वर्क किया जाएगा तो जो वो है ना वर्क, एनर्जी प्राप्त होगी, और एनर्जी प्राप्त होगी तो इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर होगी और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है ग्राफ ऊपर की ओर चलेगा, और एस के कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है, एस कांस्टेंट कब रहेगा भाई, इस एक्सिस पर यदि ऐसे ग्राफ बने, देख लो ग्राफ ना आगे चल रहा तो इसका मतलब ना एंट्रोपी बढ़ रही, ना ग्राफ पीछे चल रहा है, ना एंट्रोपी घट रही, लेकिन ग्राफ ऊपर चल रहा है, तो ऊपर चलने का मतलब है टेम्परेचर का बढ़ना। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसलिए ग्राफ ऊपर चल रहा है, एंट्रोपी कांस्टेंट है तो ग्राफ आगे पीछे नहीं चल रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा डी ए। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ यानी कुल मिला के पीवी डायग्राम में ये है कार्नोट साइकिल और ये है टीएस डायग्राम में कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल जो टीएस डायग्राम में मिलता है ना आपको, वो इस तरीके का मिलता है। ठीक है, इसका मतलब है ये क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो लाइन मिलती है ये भी, वो एस एक्सिस, एस अक्स है ना, एस एक्सिस के पैरेलल होती है, समांतर होती है। ठीक है, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो बीसी लाइन है वो टी एक्सिस के पैरेलल होती है। देख लो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है नहीं। और जो सी डी है आइसोथर्मल कंप्रेशन में जो मिलती है लाइन सी डी, वो भी एस एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, और जो एडियाबैटिक कंप्रेशन में आपको मिलती है लाइन डी ए, वो टी एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको टीएस डायग्राम बता दिया है कार्नोट साइकिल का, मतलब कार्नोट साइकिल बता दी है टीएस डायग्राम में। ठीक है, ये टीएस कर्व में, और वो क्या था, वो पीवी डायग्राम में कार्नोट साइकिल है, ये है कार्नोट साइकिल टीएस डायग्राम में। ठीक है, यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसका देखो डेरिवेशन करते हैं, है ना। इफिशियंसी, आपने इफिशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन निकाली थी ना इसकी हेल्प से, पीवी कर्व मतलब टीएस, ये कार्नोट साइकिल ऑन पीवी डायग्राम की हेल्प से। तो अब इफिशियंसी जो है ना कार्नोट हीट इंजन की, ईटा आप निकालेंगे इस डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, तो मुझे अब इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं इधर से रफ कर देता हूँ। देखो ध्यान दो, ठीक है, इधर देखो, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लोगे ना, क्या होता है, डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डी क्यू बराबर क्या है, टी इंटू डी एस। ठीक है जी, डी क्यू हीट है ना, और डी एस एंट्रोपी है, आपको पता है एंट्रोपी चेंज। डी क्यू वो हीट है जो ली जा रही है या दी जा रही है, जो भी है ना। तो आपको एक बात पता है, जब है ना, इससे पहले आप वो वाला डेरिवेशन देख सकते हो जो मैंने इफिशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन कराया था, ये पीवी डायग्राम वाले कार्नोट साइकिल की हेल्प से। तो आप देखोगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो हीट ली जाती है वो Q1 मानी थी, कितनी मानी थी, Q1 वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो हीट ली जा रही है मान लो कितनी, मान लो Q1। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, इसे अप्लाई करो कहाँ से कहाँ तक, मतलब इसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, तो मैं लिख देता हूँ इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और फ्रॉम
ए टू बी, ए से बी तक इसे अप्लाई करो तो देखो क्या आएगा, डी क्यू की जगह मैंने माना Q1, ठीक है, जो हिट ली जा रही है, ठीक है, Q1 मानी है। और टी जो है देखो ध्यान दो, मान लो यहाँ पर जो टेम्परेचर है मान लो T1 है और यहाँ पर जो टेम्परेचर है मान लो कितना है T2, ठीक है। देखो यहाँ पर जो एंट्रोपी है मान लो S1 है और यहाँ पर जो एंट्रोपी है मान लो S2 है, ठीक है। ये चीज़ें आप मान लो ये पॉइंट K है, ये L है ना, ये M है और ये N है, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देख के बताओ, डी क्यू की जगह तो Q1 मैंने माना, टी की जगह टेम्परेचर कितना है, ए बी के लिए देखना, ए बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए कितना है टेम्परेचर, ठीक है, T2। और देखो DS यानी एंट्रोपी चेंज, तो एंट्रोपी में चेंज कितना हो रहा है ए से बी तक, भाई ए पर तो S1 थी, बी पर कितनी हो गई S2, तो एंट्रोपी चेंज हो जाएगा S2 माइनस S1, तो यहाँ क्या आएगा S2 माइनस S1, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो T2 है, T2 टेम्प ये O है मान लो ओरिजिन, तो जो T2 है वो ON के बराबर है या नहीं, T2 टेम्परेचर किसके बराबर है ON के, यदि ग्राफ में डिस्टेंस देखें तो कितनी है ON, और S2 कितना है S2 देख के बताओ, O से लेकर S2 मतलब S2 तक की जो डिस्टेंस है ग्राफ में कितनी है OL, कितनी है OL, ये जगह OL माइनस S1 कितना है OK, ठीक है जी। तो Q1 बराबर ON गुना, देखो OL में से OK गया तो कितना बचा, KL बचा या नहीं, कितना बचेगा KL, ठीक है जी। ON और जो ON है ये ON वो AK के बराबर है या नहीं, जो ON है वो KA के बराबर है, नीचे से मान लो, जब नीचे से मान रहे हैं तो ON किसके बराबर है KA के, तो ON की जगह रख दो K और गुना KL, ठीक है। साइड में बता दो, क्योंकि जो KA है ना वो किस मतलब ऐसे लिखो, क्योंकि जो ON है ना वो किसके बराबर है KA के, तो KA गुना KL। देखो KA क्या है, ये पूरा दिख रहा है ना, ये आयत है, आयत रेक्टेंगल, तो KA इसका क्या है लंबाई है, लेंथ है, और KL क्या है ब्रेथ है यानी कि चौड़ाई है, तो लंबाई गुना चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हो Q1 बराबर किसके आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का नाम क्या है ये वाला पूरा, ये वाला ना ABC नहीं AB ये L, मैं लिखता हूँ AB और नीचे वाला पॉइंट है L, इससे अगला है K और फिर K से दोबारा A पर पहुँच जाओ। तो Q1 किसके बराबर आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABLKA, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये Q1 निकाल दिया आपने। इसी प्रकार आप C से D तक करो, क्योंकि आपको याद होना चाहिए जो आइसोथर्मल कंप्रेशन में हीट मानते थे जो सिंक को दी जाती थी है ना, वो Q2 थी। तो इसी प्रकार आप करेंगे इन आइसोथर्मल कंप्रेशन, और कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम C टू D, ठीक है जी, C से D तक। तो देखो Q2 हो जाएगा Q2, और देखो जब Q2 है तो टेम्परेचर कितना होगा T1, ठीक है ना, यही वाला अप्लाई कर रहे हो, टेम्परेचर की जगह T1 है, और एंट्रोपी चेंज तो वही हो जाएगा ना भाई, वही एंट्रोपी चेंज तो वही हो जाएगा, क्योंकि CD के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब S2 माइनस S1, ठीक है, ऊपर की तरह ही तो है, तो ये S2 माइनस S1, ठीक। और Q2 बराबर जो T1 है वो किसके बराबर है, OM के बराबर है, किसके OM के, और देखो S2 किसके बराबर है, वो तो वही वाली बात है OL माइनस OK, ऊपर वाले की तरह ही OL माइनस OK। जो Q2 है OM गुना, देखो
ओ एल में से ओ के गया तो कितना बचा, के एल, ऊपर की तरह ही है तो सेम। और जो ओ एम है वो डी, ये के डी के बराबर है या नहीं, के डी के, क्यू टू बराबर हो जाएगा के डी और गुना के एल। साइड में आप बता दो क्योंकि जो ओ एम है किसके बराबर है, के डी के। ठीक है, के डी गुना के एल। के डी देखो, के डी क्या है, चौड़ाई है ना, और ये के एल क्या है, लंबाई। इस आयत की, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, इस आयत की चौड़ाई, इस आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई गुना चौड़ाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा ना। तो मैं लिख देता हूँ Q2 बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का नाम क्या है, ये वाला है ना। ऐसे चल रहे हो तो सी डी के, बोलो सी डी के एल, और फिर दोबारा पहुंच जाओ सी पर, सी डी के एल सी। तो Q1 भी आपने निकाल दिया और Q2 भी निकाल दिया। ठीक है जी, Q1 Q2 निकालने के बाद है ना, इधर कर लेते हैं, तो मैं इसे रफ कर देता हूं। आपको एफिशिएंसी निकालनी है, एक काम करो, वर्क डन और निकाल दो। ठीक है, तो वर्क डन देन वर्क डन। ठीक है, वर्क डन बाय, ठीक है, सिस्टम हो, जैसे यहाँ सिस्टम क्या है, कार्नोट हीट इंजन। तो कार्नोट हीट इंजन के द्वारा जो वर्क किया जाता है, या वर्क का फॉर्मूला आपके याद है फर्स्ट यूनिट से, W बराबर क्या था, Q1 माइनस Q2 था या नहीं, याद है ना। तो W बराबर Q1 की वैल्यू रखो, एरिया ऑफ है ना रेक्टेंगल ए बी एल के ए माइनस एरिया ऑफ ये है सी डी के एल सी। देखो ये जो एरिया है ना ए बी एल के ए, ये पूरे वाला है, और ये जो सी डी के एल सी वाला है, नीचे वाला है। तो सारे में से नीचे वाला घट जाएगा एरिया, तो सिर्फ यही ना बचेगा एरिया ए बी सी डी ए का। तो इसका मतलब है W बराबर किसके आया, W आया एरिया ऑफ है ना ये साइकिल, ये साइकिल है ना, इस साइकिल का नाम क्या है, ए बी सी डी ए। ठीक है, वर्क डन किसके बराबर आया, एरिया ऑफ साइकिल ए बी सी डी ए। और ये साइकिल कौन सा है, ये है कार्नोट साइकिल ऑन TS डायग्राम। तो हैंस करके लिख दो, ठीक है, हैंस करके लिख दो, हैंस द वर्क डन। ठीक है, हैंस द वर्क डन इज इक्वल टू, किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ साइकिल, है ना। हैंस द वर्क डन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ साइकिल, या साइकिल का भी नाम लिख दो, एरिया ऑफ कार्नोट साइकिल ए बी सी डी ए इन TS डायग्राम या ऑन TS डायग्राम। तो वर्क डन तो निकल गया, इफिशियंसी और निकाल देनी है। W निकल गया, अब तो इफिशियंसी निकालना कोई बड़ी बात है ही नहीं, है ना। तो इधर को कर लें, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। तो बस मुझे ज़रूरत पड़ेगी Q1 की और Q2 की, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ यहाँ तक। इफिशियंसी निकालना अब बड़ी बात क्यों नहीं है, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हो, ईटा बराबर W अपॉन Q1 इफिशियंसी का, हीट इंजन की इफिशियंसी है ना। तो लिखो देन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन देन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, बोलो क्या होगी, क्या होगी, ये हो जाएगी ईटा बराबर W अपॉन Q1, और W आपने निकाल दिया इधर से। ठीक है, ये W आप एक फॉर्मूला जानते हो, Q1 माइनस Q2 लिखा है ना यहाँ पे, तो W भी निकाल दिया आपने लगे हाथ। तो देखिए यहाँ से ईटा बराबर कितना आएगा, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और आपके पास Q2 की वैल्यू है, Q1 की भी है। Q2 की वैल्यू ये रही, एरिया यानी ये,
ऐसे रखो 1 माइनस के डी गुना के एल अपॉन Q1, ये रहा के ए गुना के एल, के ए गुना के एल से के एल कट जाएगा। ठीक है, तो बताओ कितना बचेगा, ईटा बराबर 1 माइनस के डी अपॉन के ए। अब ये मत कहना कि के से के काट दो, के से के नहीं कटेगा। ठीक है, के से के क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये तो के डी पूरी एक दूरी है ना, और के ए पूरी एक दूरी है। के डी कौन सा है, के डी, ये रहा के डी कितना है, देखो के डी बराबर है ओ एम के, और ओ एम कितना है, टेम्परेचर है, कितना है T1। ठीक है, के डी किसके बराबर है, टेम्परेचर के, के डी Q2 है ना, हाँ ठीक है। तो के डी जो है ना, एक मिनट रुको, के एल से के एल तो आपको कट जाएगा, और जो के डी है के से लेकर डी तक कितना है T1, और के ए कितना है, के ए है आपका T2, तो ये आएगा 1 माइनस T1 अपॉन T2। ठीक है जी, तो डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ, यहाँ तक कर लोगे। तो इसके नीचे लिख देना, इट इज़ द इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन नहीं, इट इज़ द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन, क्योंकि कार्नोट हीट इंजन की इफिशियंसी निकाली आपने, तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, और इसमें T1 क्या है, T1 वो टेम्परेचर है, कौन सा है, देखो यहाँ पर T1 और T2 हमने पलट लिए इसके अनुसार, है ना, लेकिन जो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला था वो तो ये था, ईटा बराबर कितना था, 1 माइनस T2 अपॉन T1 था ना। तो यहाँ पर T2 अपॉन T1 ही है फॉर्मूला, तो वही है, बस हमने T1 T2 यहाँ ग्राफ में अलग माने हैं। तो यहाँ पे आप, वहाँ पे T1 क्या था आपको पता है, T1 टेम्परेचर था सोर्स का, T2 क्या था, टेम्परेचर था सिंक का। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस वेयर करके लिख देना, यहाँ पे हमने बदल रखा है, तो क्या हो जाएगा, T2, ध्यान देना इसके लिए आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब हीट ले रहे हो Q1, T2 टेम्परेचर पर, इसका मतलब यहाँ पर सोर्स का टेम्परेचर T2 मान रखा है। ठीक है, तो इसलिए ये आ रहा है, तो आप लिख देना वेयर करके, वेयर T2 बराबर है टेम्परेचर ऑफ सोर्स और T1 बराबर है टेम्परेचर ऑफ सिंक। तो उल्टे मान रखे हैं तो इसलिए उल्टा आ रहा है। आप यदि करना चाहते हैं सीधा मान करके तो आप सीधा मान के कर लो, यदि आप चाह रहे हैं कि भाई आपको तो यही लाना है, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, तो फिर आप ऐसे कर लेना, इसे T1 मान लेना और इसे क्या मान लोगे, T2। ठीक है, इसे T1 मान लोगे, इसे T2, जैसे इससे चल रहे ना, इससे ओरिजिन से, तो इसे S1 माना, इसे S2 माना, है ना। तो इसी कारण मैंने ओरिजिन से चलते हुए इसे T1 मान लिया था, इसे T2 मान लिया था। ठीक है, लेकिन आप ऊपर से चल रहे हैं तो T1 T2 ऐसे मान लो, तो तब आपका जो फॉर्मूला आएगा यही आ जाएगा। लेकिन ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आप बता देंगे कि T1 वो T2 कौन क्या है, टेम्परेचर है सोर्स का। ठीक है, T2 किसका टेम्परेचर है, सोर्स का, और T1 किसका टेम्परेचर है, सिंक का। तो दो मेथड हैं, मैंने दोनों बता दिए हैं, या तो ऐसे ही कर लो जैसे मैंने कर दिया, और या फिर आप उससे मिलाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर अपने T1 T2 को बदल लेंगे। ठीक है, फिर आपका ठीक हो जाएगा, कर लोगे। तो बस यहाँ पे बताना जरूरी है क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा अलग से लग रहा है, पिछले फॉर्मूले से T1 T2 इंटरचेंज हो रहे हैं क्योंकि हमने अलग माना है। तो आपका यहाँ बताना जरूरी है कि यहाँ T2 टेम्परेचर सोर्स का है और T1 किसका है, सिंक का है, जो कि पहले से अपोजिट है। कर लोगे इसे। ये था कार्नोट साइकिल ऑन TS डायग्राम। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, नेक्स्ट, है ना, किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।